ऊंचाइयों की ओर संघर्ष ही एक आदमी के दिल को भरने के लिए काफी है। वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। इस कोट का आगे की वीडियो से कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी ने अपनी शुरुआत से आर्ट को यूज़ किया है अपने आसपास की चीज़ों को इमोर्टलाइज करने के लिए। दुनिया के अलग अलग कोने में केव पेंटिंग्स हमें ये दिखाती हैं कैसे सिंपल सिंबल्स को यूज़ करके इंसानों ने अपनी हिस्ट्री को इमोर्टलाइज किया है। आज हम बात करने वाले हैं अकीरा मांगा के बारे में और कैसे इस मांगा ने सिर्फ एक जनरेशन ऑफ साईफाई थ्रिलर्स आर्टिस्ट को इंस्पायर ही नहीं किया है, बट एक्चुअली उस समय के इमोशंस, थॉट और लोगों के डर को कैसे परफेक्टली कैप्चर किया है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। मुझे मालूम है कि मैं एक लंबा रास्ता ले रहा हूँ ये समझाने के लिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 5 मिनट में ये कंप्लीट सेंस बनाएगा। तो 1945 की बॉम्बिंग ने सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया था, बल्कि टोक्यो फायर बराज ने टोक्यो के भी लाखों लोगों को या तो मरा हुआ या तो डिस्प्लेस्ड घोषित कर दिया था। ये समय जापानीज लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें राशन की लाइन में लगना पड़ता था, जो कि अलाइड फोर्सेस जिन्होंने उन्हें हराया था वो बांट रही थी। खाने के लिए ब्लैक मार्केट्स तक बन गए थे। पहली बार जापानीज लोग अपने ही कंट्री में एक फॉरेन अथॉरिटी के अंडर रह रहे थे और ये अंदर ही अंदर बहुत टेंशन पैदा कर रहा था। लेकिन ये सब चेंज होता है 1960s में, जिसको इकोनॉमिक मिरेकल के भी नाम से जाना जाता है। MITI जैसी मिनिस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी, चीप येन, US मार्केट एक्सेस और लो डिफेंस स्पेंडिंग की वजह से जापान एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक बूम देखता है। अचानक से वो जगह जो कम्प्लीटली फ्लैटेंड हो गई थी, वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर्स, हाई राइजेस, ऑफिसेस, यहाँ तक कि वॉल्ट डिज्नी तक 1980s में एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन ये ग्रोथ जो नंबर्स और ग्राफ्स को सिर्फ ऊपर जाते हुए देख रहा था, वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का स्ट्रेस, कम्यूटर ट्रेन्स में 1980s में रश आर और स्टैंडर्डाइज फ्लैट्स खुले जगहों की जगह अपने अकाउंट्स में नहीं ले रहा। और यहाँ पे ही एक यूथ कल्चर का रिबेलियन में राइज होता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, रॉक म्यूजिक, नाइट लाइफ और बोसोजुकू गैंग्स, जो कि अकीरा एक्चुअली जिससे स्टार्ट होता है अगर आप ध्यान से देखें तो, मगर ये एक्चुअल गैंग्स थे जो उस टाइम पे अपना रिबेलियन इन मेथड्स के थ्रू दिखा पा रहे थे, जो कि एक टर्निंग पॉइंट जिसको आनपो प्रोटेस्ट्स तक बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जापान और प्रोटेस्ट्स की हिस्ट्री में। ये रिबेलियन इतना ज़्यादा हो गया था कि 1979 के वाइट पेपर ऑन क्राइम्स में जापान ने स्पेशल क्राइम्स के अंडर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को एक अलग स्टेटस दिया और एक पूरा मेथडोलॉजी तक क्रिएट किया कि कैसे उनको वापस सोसाइटी में रिहैबिलिटेट कर पाए। मगर ये उसी तरह है जैसे किसी डिसीज़ के सिम्टम को ट्रीट करना और डिसीज़ छोड़ देना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप मांगा पढ़ रहे होंगे तो आप इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस उस वर्क पे देख पाएंगे। दुख की बात यह है कि हमने अभी तक सिर्फ इंटरनल टेंशन्स को कवर किया। ये सेम टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एक टेंशन का माहौल था कि कभी भी फिर से एक न्यूक्लियर अटैक US की तरफ से लॉन्च हो सकता है। 1970s और 80s के दौरान प्रेसिडेंट रीगन और रशिया के बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि लोगों ने प्रिपेयर करना चालू कर दिया था वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। और इसी ड्यूरेशन के टाइम पे फाइनली रिलीज होती है अकीरा। हम फाइनली बात करते हैं अकीरा के बारे में, जो कात्सुहिरो ओटोमो की मैग्नम ओपस या मास्टरपीस है। अगर आप सिर्फ एक मांगा पिक कर सकते हैं जो आपको जापान की हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और कॉमिक्स मीडियम की फुल पावर दिखाए, तो वो ये है। अकीरा सरफेस पर एक सिंपल पिच लगता है। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद बनाया गया नियो टोक्यो, बाइकर गैंग्स, एक लड़का जिसके साइकिक पावर्स कंट्रोल से बाहर है और एक मिस्टीरियस गवर्नमेंट वेपन जो पूरे शहर को फिर से तबाह कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप पेजेस फ्लिप करना स्टार्ट करते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि ये सिर्फ एक कूल साइबर पंक थीम नहीं, ये पोस्ट वॉर जापान की एंग्जाइटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। कात्सुहिरो ओटोमो का ड्राइंग लेवल ऐसा है कि हर पेज एक फंक्शनिंग शहर जैसा है। फ्लाईओवर्स, बिलबोर्ड, स्लम्स, मिलिट्री बेसेस, प्रोटेस्ट क्राउड्स,
सब एक ही पैनल में एग्जिस्ट करते हैं। नियो टोक्यो सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं बल्कि अपने में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं अकीरा क्लब यूज़ करूँगा जनरली पैनल्स को शो करने के लिए, क्योंकि मैं आपके मांगा रीडिंग एक्सपीरियंस में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं चाहता। एनीवेज, अकीरा डायरेक्टली पोस्ट वॉर ट्रॉमा, न्यूक्लियर फियर और आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ डील करता है। सिटी लेवल ब्लास्ट जैसे हिरोशिमा, नागासाकी और फायर बॉम्बिंग की कलेक्टिव मेमोरी का फ्यूचरिस्ट रिप्ले है। मिलिट्री लैब्स और साइकिक एक्सपेरिमेंट्स, वॉर टाइम साइंस और कोल्ड वॉर पैरानोया को एको करता है। इस सब के बीच में हम एक नॉर्मल यूथ की साइकी देख पाते हैं, और सबसे अच्छी बात, ये स्टोरी को सिंपल गुड वर्सेस इविल में नहीं बांटता है। टेत्सुओ का पावर आर्क, एडिक्शन, जेलसी और बॉडी हॉरर का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। कानेडा हीरो है मगर वो कहीं से भी परफेक्ट नहीं है, और ऑल्दो टेत्सुओ एक तरीके से विलन कंसिडर हो सकता है, लेकिन वो कहीं से भी कंप्लीट इविल नहीं है, बल्कि दोनों ही अपने एनवायरनमेंट्स के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं। मैं होप करता हूँ कि जब आप ये रीड करें तो आप देख सकें कि कैसे एक कंट्री रूइन से मेगा सिटी बनती है, कैसे प्रोग्रेस के साथ एंग्जाइटी भी ग्रो करती है, और कैसे यूथ, स्टेट और टेक्नोलॉजी के बीच में टेंशन कभी भी और किसी भी वक्त एक्सप्लोड कर सकता है। इस वीडियो के डायरेक्टर के साथ जब मैंने एक स्पेशल मीटिंग कंडक्ट की तो उसके हिसाब से एक कहानी जो रिबेलियन, प्रोटेस्ट, यूथ कल्चर पे बेस्ड है, वो एक लो नोट पे नहीं ख़त्म हो सकती। तो सबसे पहले हम म्यूज़िक चेंज करेंगे। अपने रिलीज के साथ ही अकीरा एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया था। इसने साइबर पंक एस्थेटिक को ग्लोबल कर दिया था। नियॉन सिटीज, डिस्टोपियन फ्यूचर, टेलीकिनेटिक पावर्स और रिबेलियन। गेम्स, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, स्ट्रीट वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे इसका इम्पैक्ट नहीं था। मैट्रिक्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, साइबर पंक और यहाँ तक कि कान्ये वेस्ट की स्ट्रॉन्गर वीडियो में भी डायरेक्टली अकीरा को एक इंस्पिरेशन की तरह कोट किया गया। ये मूवी एक गोल्डन स्टैंडर्ड है हैंड ड्रॉन एनिमेशन का। इसमें 1,50,000 से भी ज़्यादा सेल्स यूज़ किए गए थे, और हर सेल एक कंप्लीट आर्टवर्क होता है। एक ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर पे पीछे का फ्रेम बनाया जाता है और आगे का, जिससे कि दोनों को देख के परफेक्टली मैच कर सकें। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी देखो। अगर आपने ये मांगा अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैं बोलूँगा कि अभी आप जाके मांगा पढ़ें। ये दोनों मीडियम्स में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। एक स्लाइट डिफरेंस जो इन दोनों में है वो ये है कि मांगा में 2 अपोकलिप्टिक इवेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि ओटोमो ने खुद इस फिल्म पे काम किया है तो जो फिल्म है वो क्रक्स को प्रॉपरली मेंटेन करता है और आप कुछ भी मिस होता हुआ फील नहीं करते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये रिकमेंडेशन पसंद आया हो, और अंटिल नेक्स्ट टाइम,